एलर्जी को हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? एलर्जी को डायग्नोस करने के दो तीन तरीक़ेकार हैं। वो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जो है ना, उसका केस हिस्ट्री का है, पेशेंट की हिस्ट्री का है। और पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। फर्स्ट वन जो है ना, जनरल एग्जामिनेशन। उसमें आपके पास कोई भी अगर पेशेंट आता है तो आप उसकी एज चेक करते हैं, उसकी एज कितनी है, वो उसका जेंडर चेक करते हैं, मेल है फीमेल है। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट आप लोग चेक करते हैं। आप देखते हैं कि एक बंदा जो है इस्लामाबाद मरी से आया हुआ है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन है। और जहाँ पे जब आया तो गंदम की मशीन लगी हुई थी, थ्रेशर लगी हुई थी। तो मतलब एनवायरनमेंट आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वो बंदा काम कर रहा है, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। तो वेयर ही वर्क, वो कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे वो रह रहा है, उसका जो है ना ऑक्यूपेशन क्या है। और उसके अलावा एनी एलर्जी सिम्टम्स, और उसके अलावा जो है ना उसकी कोई अलामत कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये उसका जो है ना जनरल एग्जामिनेशन में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद वाइटल साइंस कौन कौन से हैं, जो मेजर साइंस हैं एलर्जी के। तो उसमें जो है ब्लड प्रेशर हम लोग उसका चेक करते हैं। और उसके बाद उसका जो है टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर कितना है उसका। सांस लेने की जो रफ्तार है, ब्रीथिंग रेट, वो क्या है। उसकी जो है नब्ज की रफ्तार क्या है। और कार्डिक आउटपुट कितना है, हार्ट रेट क्या है। ये तमाम चीज़ें हम उसकी चेक करते हैं। जाहिर है फिर एलर्जी के अंदर ये चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एलर्जी की जो है टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद उसको हम लोग कंफर्म करने के लिए एलर्जी का टेस्ट करते हैं। तो ए पॉजिटिव एलर्जी टेस्टिंग मींस दैट ए पर्सन हैज ए स्पेसिफिक एलर्जी एंटीबॉडी टू द सब्सटेंस टेस्टेड। कहते हैं कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम के बारे में, कोई भी फॉरेन एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर दाखिल होता है, या जो मतलब आपकी स्किन के साथ टच होता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखें कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको मतलब कि फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके अगेंस्ट एक ही तरह की एंटीबॉडीज होंगी। अब जो है हेपेटाइटिस सी है, उसकी अलग से एंटीबॉडीज होंगी। और ये जो मतलब कोई और एलर्जी है, फूड एलर्जी है, उसकी और एंटीबॉडीज होंगी। तो आप यूं समझे कि हर एक की जो है ना एंटीबॉडीज अलग होती हैं। एंटीबॉडीज तो हम कह रहे हैं ना कि प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोब्यूलन है या इम्यून प्रोटीन है। और आपका जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ित निज़ाम है, उसके अंदर जो है ना इसका बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप लोग इससे ये ना समझे कि सिर्फ ये भाई एक ही एंटीबॉडी है और वही बन रही है बार बार, ये बात नहीं है। अब अगर किसी बंदे को मतलब फूड एलर्जी है, तो किसी बंदे को फूड एलर्जी है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनेगी ना, फूड की एंटीबॉडीज बनेगी, फूड के अगेंस्ट बनेगी। अब ये नहीं है कि एक बंदे को फूड की जो है एलर्जी है और उस बंदे के अंदर जो है ना मलेरिया के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू होगी, ऐसी बात कभी भी नहीं होगी। तो आप लोग जो है ना लेबोरेटरी टेस्टिंग, अगर कोई डॉक्टर की तरफ से प्रेस्क्रिप्शन आती है, उसके ऊपर लिखा होता है एंटी एचसीवी एंटीबॉडीज लिखा होता है, ठीक है। भाई एचसीवी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो बंदे के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर उस बंदे के अंदर ये एंटीबॉडीज, फूड एलर्जी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे के अंदर जो है ना वो वाली एंटीबॉडीज मौजूद हैं। और वो बंदा जो है ना एक्सपोज हुआ है फूड एलर्जन से, वो बंदा एक्सपोज हुआ है फूड एलर्जन से, ठीक है। तो ये वो बता रहा है कि पॉजिटिव एलर्जी टेस्ट का मतलब ये होता है कि उस आदमी के अंदर जो है ना स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मौजूद हैं, और उस बंदे के अंदर जो है ना वो एलर्जन दाखिल हुआ है और उसके अगेंस्ट जो है ना ये वाली एंटीबॉडीज बनी है। इसका मतलब ये है। तो एलर्जी की टेस्टिंग हम लोग करते हैं, एक स्किन टेस्ट होता है और दूसरा जो है ना ब्लड टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट में हम सबसे पहला जो है ना स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। जैसे आप लोग ब्लड ग्रुप करते हैं ना भाई, इसके अंदर आपके पास एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन मौजूद होता है। तो जब आपस में वो कंबाइन होते हैं तो एग्लूटिनेशन बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि जो हम स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, आपके पास किसी भी वायल के अंदर जो है ना एलर्जन का जो है ना सोल्यूशन मौजूद होता है। एलर्जन अलीम क्या होता है? कोई ऐसी चीज होती है जो एलर्जी काज करती है। फूड एलर्जन, आपके पास फूड एलर्जन है या कोई और एलर्जन का सोल्यूशन है। शगुफ्ता एलर्जन ऐसी चीज को कहते हैं जो एलर्जी काज करता है।
कोई भी आपके वाइल वाइल में जो है ना, वाइल का मतलब होता है ट्यूब में, या एक शीशी छोटी में गिलास की शीशी होती है, उसके अंदर आपके पास जो है ना लिक्विड फॉर्म में इलर्जन होता है। आप उसको जो है ना थोड़ा सा उठा के हाथ पे लगाते हैं, हाथ पे लगा लें या स्किन के किसी भी हिस्से पे लगा लें। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, कोई मतलब बारीक सी नीडल ले लेनी है और थोड़ा सा प्रिक कर देना है, हल्का सा। तो उसमें क्या होगा, जब आप प्रिक करते हैं तो आपका ब्लड थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, और ब्लड के अंदर आप लोगों को पता है कि एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अगर उस बंदे के अंदर उस एलर्जन के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है, तो आमिर इसका मतलब क्या होगा, उस बंदे के अंदर जहां पर आपने वो एलर्जन लगाया है, वहां पर रेडनेस आएगी या नहीं आएगी? वो रेडनेस आएगी। रेडनेस आने का मतलब ये है कि वो वाला जो आप सेकेंड टेस्ट कर रहे हैं वो वाला पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो एलर्जन आप लोगों ने उसको फिजिकली, मतलब आप उसके बाजू पे लगाया है या हाथ पे लगाया है, वो एंटीजन उस बंदे के अंदर मौजूद है, ठीक है। क्यों? इसी वजह से तो उसके जो है ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, और उन्होंने उसको रिकग्नाइज कर लिया है, और उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज वो एक्सपोज हो गई हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट है उसका स्किन प्रिक टेस्ट का। टेस्टिंग begins with a prick, puncture or scratch method which involve the placing a drop of the allergen on the skin। कोई आपके पास एलर्जन सोल्यूशन होता है, आप स्किन पे उसको लगाते हैं, और स्किन इज देन जेंटली स्क्रैच थ्रू द स्मॉल ड्रॉप विद ए स्पेशल स्टीराइल नीडल। एक स्पेशल नीडल होती है, वहां से आप थोड़ा सा उसको जो है ना स्क्रैच करते हैं, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जो है ना वहां पर क्या होता है कि जो रेडन स्टार्ट हो जाती है, वो जो स्किन होती है रेड कलर की होना स्टार्ट हो जाती है। और मोर इम्पोर्टेंटली, और अगर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, देन द टेस्ट इज रीड एज पॉजिटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव का नाम देते हैं। एंड एलर्जी टू दैट सब्सटेंस इज कंसिडर्ड इज प्रोबेबल। मतलब उसके अंदर जो है ना उस एंटीबॉडी के खिलाफ, कोई भी एंटीजन के खिलाफ वो एलर्जी उस बॉडी के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे एक एमसीक्यू आ सकता है कि दिस टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस हे फीवर। हे फीवर आप लोगों को बताया था कि एलर्जिक रेनाइटिस, आप लोगों को बताया था। एलर्जिक रेनाइटिस क्या होता है? आपकी जो नेजल म्यूकोजा होती हैं, नाक के अंदर जो मेम्ब्रेन होती हैं, वहां पर जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम लोग रेनाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस का नाम देते हैं, या उसको हम लोग हे फीवर का नाम देते हैं, ठीक है। उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग ये कौन सा टेस्ट करते हैं? सेकेंड प्रिक टेस्ट का करते हैं। ये देखें, ये बाजू पे जो है ना उसने कोई मतलब ये एलर्जन लगाए हुए हैं, तो उसके बाद उसने जो है ना इसको ये वो ऊपर से जो है ना वो कर रहा है, प्रिक कर रहा है। उसके बाद ये देखें आपको जो है ना ये वहां पर थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर चेंजेस नजर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्किन प्रिक टेस्ट। इसका मैंने आपको जो है ना एक दूसरी एग्जांपल भी दी थी। जैसे हम लोग पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो जो है ना बड़ा जहरीला किस्म का होता है, काफी लोग उससे जो है ना एलर्जिक होते हैं। आप जब उसको इंट्रा वेन लगा रहे होते हैं, तो आप यूं करते हैं कि जब उसकी नीडल वेन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, आप यूं समझिए कि उसका छोटा सा ड्रॉप, बिल्कुल मामूली सा, आप ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और 10 से 15 सेकंड आप लोग वेट करते हैं। अगर वो बंदा उस इंजेक्शन से एलर्जिक होगा, तो विद इन 5 to 10 सेकंड, 15 सेकंड जो है ना उसके बॉडी के ऊपर जो है ना चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर चेंजेस आना शुरू हो जाती है, तो वो फिर आप इंजेक्शन उसको नहीं लगाते। अगर वो बंदा उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर आप उसको लगा सकते हैं। वो भी इसी के अंदर जो है ना कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और सेकंड में जो है ना इंटरडर्मल टेस्ट है। इंटरडर्मल टेस्ट में क्या होता है कि, अच्छा नहीं सॉरी, दूसरा जो है ना पैच टेस्ट है। ये आप लोग देखेंगे छोटे छोटे जो है ना ये पैच बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कंटैक्ट डर्मेटाइटिस आप लोगों को मैंने बताया था कि फीमेल जो है ज्वेलरी जब पहनती हैं, तो वो उस ज्वेलरी के कंटैक्ट की वजह से उनको एलर्जी हो सकती है। मतलब उसमें जो तरीकाकार कौन सा होगा? कंटैक्ट का होगा। मतलब जो एंटीजन है वो कंटैक्ट कर रहा है आपके बॉडी के साथ। अच्छा, ये वाले जो है ना पैच टेस्ट हैं, पैच डिफरेंट बने हुए हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ये पैच जो है ना आपकी स्किन पे लगाते हैं। तो ये स्किन पे लगाने के बाद कुछ देर के बाद जो है ना, अगर आपका जो स्किन है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए, तो इसका मतलब ये है
कि उस आदमी के अंदर जो है ना कंटैक्ट एलर्जी मौजूद है, उस आदमी के अंदर वो जो है कंटैक्ट एलर्जी मौजूद है। पैच टेस्टिंग, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, अप्लाई पैच टेस्ट इन पेशेंट विद डर्मेटाइटिस, ऐसे लोग जिनके अंदर स्किन डर्मेटाइटिस होती है। डर्मेटाइटिस जो है ना ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। डर्मेटाइटिस मतलब जो स्किन होती है उसकी जो है इन्फ्लेमेशन जो होती है, उसको डायग्नोज करने के लिए हम उसकी स्किन पर ये 1 या 2 पैच लगाते हैं। और पैच लगाने के बाद कुछ देर के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, अगर वो स्किन जो है रेड होना स्टार्ट हो जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है डर्मेटाइटिस, या आप कह सकते हैं कि कंटैक्ट डर्मेटाइटिस जो है ना वो उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट में क्या होता है, इसमें 0.1 ml इलर्जन सोल्यूशन होता है आपके पास। कोई भी इलर्जन सोल्यूशन को आप उसकी तकरीबन 0.1 ml ले लेते हैं और उसको आप लोग इंजेक्ट कर देते हैं, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दें या सबकुटेनियस स्किन के नीचे इसको जो है ना आप इंजेक्ट कर दें, ठीक है। और अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन अकर, अगर उस स्किन के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, देन द पेशेंट हैज पॉजिटिव टेस्ट फॉर दिस पार्टिकुलर एलर्जन। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि उस आदमी के अंदर जो है इस तरह का एलर्जन जो है, कोई मखसूस एलर्जन उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये वाले जो 3 टेस्ट हैं, इससे हम लोग लेबॉरेटरी के अंदर डायग्नोज कर सकते हैं कि उस किसी भी इंसान के अंदर जो है वो फॉरेन एंटीजन मौजूद है या नहीं। और उसका रिस्पॉन्स भी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इंट्राडर्मल टेस्ट के ज़रिए से या पैच टेस्ट के ज़रिए से, और तीसरा मैंने आपको बताया स्किन प्रिक के ज़रिए से। ये 3 तरीक़ेकार हैं। और फिजिकली अगर आपने उसको चेक करना है तो आप उसके जो है ना वाइटल साइन चेक करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं, पल्स रेट उसकी देखते हैं, ब्रीथिंग रेट देखते हैं, सांस लेने की रफ्तार देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के साथ आप जब कोरिलेट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि बंदे को वाकई एलर्जी है या नहीं है। ब्लड टेस्टिंग, ब्लड के जरिए से भी हम लोग कर सकते हैं। पहला जो तरीकाकार है रास का है और दूसरा इलाइजा का है। रास का आप लोगों को पता हो कि ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो रास जो है रेडियो एलर्जियो सार्बेंट, इससे जो है ना बनता है। आर से रेडियो है, ए से एलर्जिक है, और एस से सार्बेंट है, टी फॉर टेस्टिंग है। रेडियो एलर्जियो सार्बेंट टेस्टिंग, ठीक है। और ये वाला जो टेस्ट है ये आजकल ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है किस मकसद के लिए, फूड एलर्जीज के लिए। ये एमसीक्यू इसके अंदर आ सकता है कि हम लेबॉर्ट्रीज के अंदर फूड एलर्जी को अगर हम लोगों ने डायग्नोज करना हो तो उसके लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आप उसका आंसर लिखेंगे रास टेस्टिंग, या आप लोग अगर फुल फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे रेडियो एलर्जिक सार्बन टेस्टिंग। ये आप जो है टर्म आप लोगों को आनी चाहिए। और अगर रास टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि उस ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडी उस एलर्जन के अगेंस्ट मौजूद है। रास पॉजिटिव टेस्ट होने का मतलब क्या है कि उस आदमी में या उस इंसान में एंटीबॉडीज मौजूद है उस एलर्जन के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम लोग अलाइजा का नाम देते हैं। अलाइजा, आप लोग ये देखें कि अलाइजा से बनता क्या है, पहले आप लोगों को ये पता हो। एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट एसे, क्या है एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट एसे, और इट इज़ ए बायोकेमिकल टेक्निक। ये एक जो है ना लेबॉरेटरी के अंदर बायोकेमिकल टेक्निक है, और ये ज़्यादातर आपके बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजन को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एलाइजा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को मालूम करने के लिए, या फिर सैंपल के अंदर एंटीजन को मालूम करने के लिए, चेक करने के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके टेस्टिंग जो है लेबॉरेटरी के अंदर कौन कौन से 2 टेस्ट है, एक रास का है रेडियो एलर्जियो सार्बेंट टेस्टिंग, और दूसरा जो है एलाइजा है। ये 2 टेस्ट आप लोगों को पता होने चाहिए कि आप जो है एलर्जी को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एलर्जी को हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं।
जैसे किसी को एलर्जिक रेनाइटिस हो जाता है, स्नीजिंग हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, उसका सर भारी भारी होने लगता है, और साइनसेस, मैंने आपको एक वर्ड बताया था लास्ट टाइम जो लोग आए थे, आपको बताया था कि ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर कुछ केविटीज होती हैं जिसके अंदर एयर मौजूद होती है, नोज के बाहर भी मौजूद होती हैं। तो जब एलर्जिक रेनाइटिस होती है तो उनके अंदर जो है ना फ्लूइड भर जाता है। इस वजह से आपको जो है ना सर भारी भारी लगता है, और नाक भी जो है ना आपको भारी भारी लगता है। उस कंडीशन में आप लोग कौन सी मेडिसिन आम में इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक आप लोग ले सकते हैं? एंटीबायोटिक आप लोगों ने कभी नहीं लेना। एंटीबायोटिक आप लोग लेंगे तो वो फ्लूइड जो है ना उसको जमा देगा उसी जगह पे, और फिर जो है ना आपकी कंडीशन और सीरियस हो जाएगी, क्योंकि ये एलर्जी है, और उसके लिए हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। नीचे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो एलर्जी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें वो कहता है कि कौन से जो है ना 3 पाथवेज हैं जिससे हम लोग एलर्जी को कम कर सकते हैं। सबसे जो पहला है अवॉइडेंस का है, सेकंड वन फार्मेकोथेरापी है, और तीसरा जो है इम्यूनोथेरापी है। अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? आपको जिस चीज से एलर्जी है आप उससे अवॉइड कर लें। आप किसी को जो है ना, मतलब एग से जो है ना एलर्जी है तो वो लोग एग का इस्तेमाल ना करें। किसी को अगर मिल्क से एलर्जी है तो वो लोग मिल्क इस्तेमाल ना करें। अब किसी को कॉस्मेटिक से एलर्जी है तो वो कॉस्मेटिक से इस्तेमाल ना करें। ये अवॉइडेंस है। वेयर ए पोलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग। आपको पता है कि मुझे पोलन से जो ना एलर्जी है तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल कर लें। और मॉर्निंग में आप लोग घर में रहें, जब हवा चल रही होती है उस वक्त भी पोलन जो है ना हवा के अंदर मौजूद होते हैं। आप उस वक्त आराम से रहें, घर में सुकून करें। उसके बाद जो है ना, जब पोलिनेशन का सीजन होता है आप लोग अपने दरवाजे भी बंद रखें और विंडोज भी बंद रखें, और घरों में ज़्यादातर एयर कंडीशनर इस्तेमाल करें, कारों के अंदर भी और घर में भी। उसके बाद एनक्लोज मैट्रेस, जो आप लोगों के पास मैट्रेस हैं, पिलोज हैं, उसको जो है ना प्लास्टिक बैरियर कपड़े के साथ जो है ना आप उसको क्लोज कर दें। उसके बाद जो है शीट्स आप लोग जो यूज कर रहे हैं मैट्रेस की, या जो आप लोगों के पास ब्लैंकेट हैं, उनको आप लोग जो है गर्म पानी के अंदर जो है ना वॉश करें। ठीक है, और उसके बाद कारपेट्स अगर आप लोगों ने यूज किए हुए हैं तो वो भी कहते हैं कि हटा दें। तो ये इसके ट्रीटमेंट का पहला जो है ना तरीक़ाकार है, अवॉइडेंस का। तो आप उन चीज़ों से अवॉइड करें जिनसे आपको पता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी होती है, तो आप उससे जो है ना बिल्कुल दूर रहें। इससे भी आप लोग कम कर सकते हैं। और अगर आप लोग अवॉइडेंस से आपका काम नहीं चलता, फिर आप लोग मेडिसिन की तरफ आ जाएं। लास्ट लेक्चर अगर आप, अच्छा, अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर मतलब कोई भी जो है एलर्जन आपके बॉडी के अंदर दाखिल हो गया रेस्पिरेटरी वे के जरिए से, या कंटेक्ट डर्मेटाइटिस आपको हो गया है, और उसके नतीजे में आपका बॉडी हिस्टामीन बनाना शुरू कर देता है। हिस्टामीन क्या चीज है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, और वो आपके बॉडी के अंदर क्या काम करेगा? इन्फ्लेमेशन काज करेगा। तो आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, उस हिस्टामीन का जो एक्शन है उसको आप लोग रोक दें। उस हिस्टामीन का एक्शन रोकने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसको हम लोग कहते हैं एंटी हिस्टामीन। एंटी हिस्टामीन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हिस्टामीन का जो असर रसूख होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसको हम लोग एंटी हिस्टामीन का नाम देते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हैं? एक डाइफेड्रामीन है, बिनाड्रिल के अंदर ये चीज आ रही है। दूसरी जो है ना पिरिटान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये फर्स्ट जनरेशन है, मतलब पहले पहले ये चलती थी, उसके बाद जो सेकंड जनरेशन मेडिसिन आ गई हैं उसके अंदर सिट्रीजीन जो कॉमन इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अब आप लोग माइंड में रखें, किसी को अगर मतलब एलर्जिक रेनाइटिस होता है, किसी को स्नीजिंग हो जाती है, हल्की फुल्की एलर्जी है, आप जस्ट रिजेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ना उससे आराम आना शुरू हो जाता है। आप डायरेक्ट जो है ना एंटीबायोटिक की तरफ कभी भी ना जाएं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना लोरेटिडीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सोफ्टन इसके लिए एक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा जो है ना नेजल स्प्रे भी आजकल बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो ये एजिलेस्टिन के नाम से आ रहा है, या एस्टिलिन के नाम से जो है ना आपको मार्केट से ये स्प्रे मिल जाता है, और आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपको जो है ना थोड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सी मेडिसिन है? एंटीहिस्टामीन है। और ये आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लें, एंटी हिस्टामीन हम इसको क्यों कह रहे हैं कि हिस्टामीन जो है ये दरअसल इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, और ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? आपका बॉडी का जो इम्यून सेल्स हैं वो इसको रिलीज कर रहे हैं। किस चीज के नतीजे में? कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी इलर्जन, ऐसी चीज जो एलर्जी काज कर रही है आपके बॉडी के अंदर दाखिल हो चुकी है, तो उसके नतीजे में आपका बॉडी जो है ना हिस्टामीन बनाना शुरू कर देगा। हिस्टामीन जब बनेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी। आप लोग क्या काम करेंगे? उस इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं। उसको हम किस चीज से रोकेंगे? पीरिटॉन की टैबलेट आप लोग ले लें, आप लोग सिट्राजीन या रिजेक्ट की टैबलेट ले लें, या आप लोग लोरेट्रिन की टैबलेट ले लें। इससे जो है ना आप लोग एलर्जी को काफी हद तक रोक सकते हैं। उसके बाद लियोकोट्राइन इनहिबिटर, वो मैंने पढ़ा, आपको बताया लियोकोट्राइन 1 है, 2 है, तो इसको आप लोग इनहिबिट कर दें। इसके लिए आजकल जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है उसको हम लोग मोन्टिलो कास का नाम देते हैं। ये पेपर के अंदर आ सकता है कि मोन्टिलो कास इज एंटी लियोकोट्राइन मेडिसिन है, या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, या ये कौन सी मेडिसिन है, या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे आपके बॉडी के अंदर जो है ना काम करती है। तो आप लोग माइंड में रखें कि ये जो मोन्टिलो कास्ट है ये एंटी ल्यूकोट्राइन मीडिएटर है। अब ये जो मीडिएटर है इससे काम क्या है? ये भी इन्फ्लेमेशन को मीडिएट कर रहा है। जब आप लोग मोन्टिलो कास्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो रुक जाएगी। ठीक है, लियोकोट्राइन के बारे में लिखा हुआ है कि ये केमिकल्स होते हैं रिलीज फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ एलर्जिक एंड इम्यून सेल। वही चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ। एंड में काज एलर्जिक सिम्टम, एलर्जिक सिम्टम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी इसी के अंदर फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोथेरापी है। किसी भी इंसान का अगर कोई बॉडी जो है मतलब उसका इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज हो चुका है किसी भी चीज से, और उसकी हम लोगों ने जान छुड़ानी है, मतलब किसी भी चीज से, मतलब जैसे कोई अवॉइडेंस से आपका काम नहीं चल रहा, फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे आपका काम नहीं रुका, और एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स हैं, या इसके अलावा जो हमने सेकंड पढ़ा है फार्माकोथेरापी, मतलब मेडिसन सिट्रीजीन है, लेवोसिट्रीजीन है, या एस्टिलिन है, नेजल ड्रॉप्स है, उससे भी आपका काम अगर नहीं रुक रहा तो उसके बाद डॉक्टर हजरात आपको जो है ना एलर्जी इम्यूनोथेरापी रिकमेंड करते हैं। एलर्जी इम्यूनोथेरापी, इसमें क्या होता है कि आपको जो है ना इंजेक्शन लगाए जाते हैं एलर्जन एक्सट्रैक्ट के। जैसे आप वैक्सीन नहीं लगाते बच्चों को, वैक्सीन लगाने का मतलब क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को गाइड कर देना कि ये चीज बाहर की है और ये चीज अंदर की है। इसी तरह से जब आपके इंजेक्शन लगाए जाएंगे एलर्जन एक्सट्रैक्ट के, तो क्या होगा? आपका जो बॉडी है ना डिसेंसिटाइज हो जाएगा। मतलब वो कहेगा कि भाई ये ठीक है, अब ये जिस्म का अंदरूनी हिस्सा है और इसको जो है ना आपने कुछ नहीं कहना। इसको हम लोग इम्यूनोथेरापी का नाम देते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 से 4 साल तक चलता रहता है, और इसमें आप लोग उस जो एलर्जन की एक्सट्रैक्ट है उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। आपने सबसे पहले उसको कम डोज दी, कम डोज देने का मतलब यह है कि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा डोज देते जाएंगे, और फिर जो बॉडी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा कि भाई ये बॉडी का जो है ना इंटरनल पार्ट है। ठीक है, इस तरह से आप उसको इम्यूनोथेरापी के जरिए से एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंजाइम बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें सिर्फ 2 चीजें नहीं है। सिलेबस के अंदर जो है ना एंजाइम से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें डिस्कस करनी है। एंजाइम कौन सी चीजों से, 2-3 एंजाइम के नाम है, ब्रोमिलीन है और एक और एंजाइम है, वो हमने बताना है कि कौन सी चीजों से हासिल होता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसका मोलेकुलर वेट कितना है, उसका कलर क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो एंजाइम, इसको मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ये कैटलाइज करते हैं आपके बॉडी के अंदर। और कैटलिस्ट जो है ना क्या होता है? इट इज ए केमिकल विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं।
नॉर्मली कोई भी रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है। अगर आप लोग एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे, तो क्या होगा, वो रिएक्शन जो है ना बहुत स्पीड के साथ वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं? ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक कौन सी होती है? जिनके अंदर कार्बन नहीं होता। सबस्ट्रेट क्या होती है? जहां पर एंजाइम एक्ट करते हैं उसको हम लोग सबस्ट्रेट का नाम कहते हैं। एंजाइम और कैटलिस्ट के अंदर क्या फर्क होता है? ऑल एंजाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, कैटलिस्ट जो है ना इनऑर्गेनिक होती हैं। एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैटलिस्ट जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं होते। एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक, और कैटलिस्ट जो है ना स्पेसिफिक नहीं होते। एक दूसरे के जो है ना ये एंटी लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसका काम ही कैटालाइज करना है ना, ठीक है। इसके एग्जांपल उसने दिए, सक्रेज एंजाइम इन इट स्मॉल अमाउंट इजीली कैटालाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज। सक्रेज एक एंजाइम होता है जो सक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देता है। Solubility enzymes are mostly soluble in water and dilute alcohol solution. pH आपको बताया था, ऑप्टिमम pH एक स्पेसिफिक pH होती है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उसको हम लोग ऑप्टिमम pH का नाम देते हैं। ऑल एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक pH। अब ये नहीं है कि कोई एक एंजाइम अगर एसिडिक pH पे काम करता है तो आप उसको एल्कलाइन pH पे करें तो एल्कलाइन pH पे जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एसिड का क्या किरदार अदा होता है? ऐसे तमाम एंजाइम जो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, अगर आप उसका एनवायरनमेंट एसिडिक कर देंगे तो वो जो है ना काम करना खत्म कर देंगे और वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल दी हुई है, ट्रिप्सन 8.57 पीएच पे काम करता है, अल्कलाइन होती है। अगर आप इसको एसिडिक पीएच पे ले आएंगे तो ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि ट्रिप्सन इज एन एंजाइम, इस कहाँ से सेक्रेट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये आ सकता है कि ये कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियाज से होता है। बेसिस, तो अगर कोई एंजाइम जो है ना बेसिस डीएक्टिवेट द एंजाइम दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच। कोई एंजाइम अगर एसिडिक पीएच पे हो, नॉर्मल काम कर रहा है, अगर आप उसको बेस पे ले आएंगे, अल्कलाइन पे ले आएंगे तो वो उसको डीएक्टिवेट कर देगा। ये पीएच स्केल हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। 7 से बिलो अगर पीएच होगी एसिडिक होगी, 7 से अगर अबव होगी तो ये क्या होगी? अल्कलाइन होगी। टेम्परेचर 96 टू 99 ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और 35 टू 40 तक इसको सेंटीग्रेड में होता है। ये नीचे जो है ना एक आप देख सकते हैं, 35 टू 40 तक ये मैक्सिमम एक्टिव है। 10 से 20 टेम्परेचर पर वेरी लिटिल एक्टिव है, एक्टिविटी है लेकिन वहां पर बहुत कम है। तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी 35 टू 40 डिग्री पर है, इसको हम लोग ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं, और ये सेंटीग्रेड में है। हाँ जी, ये न्यू चीज है ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन ये एंजाइम है। ब्रोमिलेन क्या है? ये एंजाइम है। एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, इट इज ए प्रोटियोलिटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम। प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देना, प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देना। तो ये आपको पता हो कि ब्रोमिलियन एंजाइम इसका क्या पर्पस होता है? ये प्रोटियोलिटिक होता है और मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ ब्रोमिलियन ये कहाँ से आपको हासिल होता है। पाइन एप्पल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाइन एप्पल से हम इसको हासिल करते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को आना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अनानास कोमोसस, कोमोसस, अनानास कोमोसस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये साइंटिफिक नेम आप लोगों को आना चाहिए लाजमी, ठीक है। पाइन एप्पल का जो साइंटिफिक नेम है आपको ये पता हो कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पाइन एप्पल। एक एमसीक्यू यहाँ से ये बन रहा है, और दूसरा ब्रोमिलेन इसको आप लोग कहाँ से हासिल करते हैं? ये एमसीक्यू बन रहा है। इसकी फैमिली कौन सी है? ब्रोमिलिएसी है, ये आपको लाजमी पता हो। इसका मोलेकुलर वेट कितना है? 250 मिलीमोल। इसका कलर लाइट येलो है, और सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर सॉल्युबल है, अल्कोहल के अंदर है, क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल है। इसके यूजेस आप लोग देख लें।
इट इज ए सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। एडिमा स्वेलिंग को कहते हैं। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, वाइडली यूज इन लेदर फैक्ट्री। और इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजीली टेंडराइज द मीट, मीट को नरम करने के लिए भी, पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद पपीता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहां से हमें एक एंजाइम हासिल होता है पापेन। क्या नेम है पापेन का? इट इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये भी प्रोटियोलिटिक होता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और इसके सोर्सेज क्या है? इट इज ए ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ दी, ये अब उसका पपीता का साइंटिफिक नेम है। इसका कैरिका पपाया, कैरिका पपाया इसका जो है साइंटिफिक नेम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम पपाया नॉर्मल इंग्लिश में इसको कहते हैं, पपीता आम जबान में कहते हैं, ठीक है। और इसकी फैमिली कौन सी है? कैरिसियासी, ये आपको पता हो। और ये लेटेक्स मैंने लिख दिया कि ये क्या चीज होती है, मिल्की वाइट फ्लूइड। इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है? द लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग 2 to 4 लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन। मतलब आपके पास कोई भी फ्रूट है या उसकी जो स्टेम है वहां पर आप एक दो कट लगाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ नियरली मैच्योर बट ग्रीन फ्रूट वाइल स्टिल ऑन द ट्री, जब दरख्त पे होता है। द इंसिजन आर मेड अर्ली इन द मॉर्निंग एट इंटरनल ऑफ 3 to 7 days। और इससे जो फ्लूइड निकलेगा वो जो है आप इसको पापेन के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसका कलर कौन सा है? एमॉर्फस लाइट वाइटिश कलर पाउडर, इसमें आप मार्केट में इस्तेमाल होता है। सॉल्युबिलिटी इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, बट सॉरी सॉल्युबल वाटर के अंदर होता है। और इनसॉल्युबल जो है अल्कोहल और एथर और एसीटोन में ये इनसॉल्युबल है। ये जो ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है, ये क्या चीजें हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद इसका मोलेक्युलर वेट कितना है? 25,710 मोल्स है। इसका यूजेस क्या है? टेंडराइजेशन ऑफ मीट, यूज एज प्रोटीन, डाइजेस्ट एज एंटी हेलमेंटिक। एंटी हेलमेंटिक का मतलब होता है कि जो मतलब पेट के अंदर कीड़े चले जाते हैं ना बच्चों के, उसको हम लोग एंटी हेलमेंटिक का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ बिवरेजेस, ये जो शराब वगैरह होती है, मशरूबात होते हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए होता है। और इसके अलावा प्रोटीन जो है ना, कंटेक्ट लेंस माइक्रोस्कोप के या जो लेंस बाकी होते हैं वहां से प्रोटीन को रिमूव करने के लिए होता है। इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, इनकम्प्लीटली क्या मतलब है? नामुकम्मल तौर पे, मुकम्मल तौर पे नहीं होता, इनकम्प्लीटली है, थोड़ा बहुत उसके अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये आपको मैंने बताया था कि कोई भी सबस्ट्रेट है उसके आगे एज लगा दें, लाइपेज। ये लिपिड से डिराइव किया गया, लिपिड एज, लाइपेज। ये ऐसा एंजाइम होगा जो फैट्स पे काम करेगा या लिपिड पे काम करेगा। सेलुलेज, सेलुलोज पे काम करता है, हाइड्रोलाइजिंग सेलुलोज। और उसके बाद एस्टीरेज, ये फैट से काम करता है, हाइड्रोलाइजेज द फैट। ये जो तमाम दिए हुए हैं ना न्यू मेथड के, सॉरी ओल्ड मेथड के, ये पेपर के अंदर आ सकते हैं कि लाइपेज ये एंजाइम किस चीज पे काम करता है? प्रोटीन पे करता है, लिपिड पे करता है, कार्बोहाइड्रेट पे करता है। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। अमाइनो डेज है, ये किस चीज से काम करता है जी? दीज आर द एंजाइम, दीज आर प्रेजेंट इन द लीवर एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा, दे विल बी कैटेलाइज द अमोनिया, ये अमोनिया को जो है कैटेलाइज करता है। आर्जिनेज, आर्जिनिन पे करता है। यूरिएज, यूरिया पे करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड पे करता है, जैसे राइबो न्यूक्लियस है तो आरएनए पे करेगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस है तो डीएनए पे करेगा। कार्बोहाइड्रेट ये किस चीज पे काम करेगा? ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स कवर्ड, आप लोगों ने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट उसके एंड में एज लगा दिया तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से इसका रिएक्शन होता है। सक्रेज ये किस चीज पे करेगा? सक्रोज पे करेगा। इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट एंड इंटेस्टिनल जूस, इट काज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज। मतलब जो भी आपका सबस्ट्रेट है
उस पर जब एंजाइम काम करता है उसके एंड में आप लोगों ने एज लगा देना है। माल्टेज किस पे काम करेगा? माल्टोज पे करेगा। ठीक है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम ये कौन से होते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, और ये ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। दीज एंजाइम कैटालाइजेज द प्रोटीन ब्रेक डाउन रिएक्शन। इसमें कौन सा आ जाता है? पेप्सिन है। अब ये पेप्सिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ एनिमल। एनिमल का जो स्टमक का जूस होता है उसके अंदर मौजूद होता है। इट डाइजेस्ट द प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन। ये प्रोटीन के जो है ना स्मॉलर प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इसको कन्वर्ट करता है। रेनिन का क्या काम है? इट इज ए मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम। अब पेपर के अंदर आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम। इसमें रेनिन लिखा हो सकता है, पेप्सिन लिखा हो सकता है, पापेन आ सकता है, डिफरेंट एंजाइम आ सकते हैं। तो आप लोग रेनिन जो है ना इसका ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। न्यू मेथड इसका कौन सा है क्लासिफिकेशन का? डिहाइड्रोजिनेज। उसका जो फंक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो है कैसे काम करता है, उस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसको हम लोग न्यू मेथड का नाम देते हैं डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है? डीई का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकला है, नेज एज का मतलब एंजाइम है। मतलब कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी सबस्ट्रेट से या सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। डीई का मतलब जहां पे भी है। डी कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेज का मतलब होगा कि कार्बन को रिमूव करना। ठीक है। डीई का मतलब जहां भी आए इसका मतलब है कि रिमूव करना किसी भी चीज को। ऑक्सीडेज का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इसका किरदार अदा है, कैटेलाइज कर रहे हैं। इट इज एन एंजाइम दैट कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। हाइड्रोलेजेस ये क्या काम करते हैं? दीज आर एंजाइम दैट बूस्ट अप द स्पीड ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो है ना इसको बूस्ट अप कर रहे हैं हाइड्रोलेजेस। उसके बाद लाइगेज और सेंसिटेज। लाइगेज का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ देना, लाइगेशन, गांठ दे देना। सेंसिटेज का मतलब भी इन्हीं अल्फाज में इस्तेमाल होता है। लाइगेज आप जस्ट माइंड में रखें। एज का मतलब तो एंजाइम है। लाइगेशन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ देना, गांठ दे देना। ठीक है। इट इज एन एंजाइम दैट प्रमोट्स और बूस्ट अप द स्पीड ऑफ रिएक्शन इन विच न्यू बॉन्ड आर फॉर्म विद द क्लीवेज ऑफ एटीपी। कहते हैं जब दो बांड मतलब बनेंगे, नए बांड बनेंगे, कब बनेंगे? जैसे दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? डाइसेक्राइड बन जाएगा। तो क्या हुआ कि दो मोनोसेक्राइड के दरमियान जो है एक बांड बन गया, न्यू बांड बन गया। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लाइगेज और सिंथेटेज।